नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो जनरल एंट्रीज का हमारा कंटिन्यूस जो वीडियो चल रहे हैं उसमें अगला स्टेज है बैंक संबंधित व्यवहार, बैंक ट्रांजैक्शन। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर व्यापारी बैंक के साथ व्यवहार करता है, बैंक के साथ लेन देन करता है और साथ ही बैंक में चेक द्वारा पैसा जमा करता है या बैंक से चेक से पैसा विड्रॉ करता है या किसी को चेक इश्यू करता है, तो इस संबंध में हम जो भी हमारे लेखांकन किए जाते हैं, काउंटिंग किया जाता है, उसको हम बैंक संबंधित व्यवहार कहते हैं। तो बैंक में हमको सर्वप्रथम बैंक से हमको ट्रांजेक्शन करना होगा, तो बैंक में जाके हमको क्या खोलना होगा, अकाउंट्स ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करें, तो इस संबंध में बैंक के द्वारा अपने यहाँ 4 प्रकार के अकाउंट्स संचालित किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम होता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। सेविंग अकाउंट जो होता है ये आम पब्लिक के लिए होता है, आम जनता के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति जाकर के बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। पहले इसके लिए मिनिमम 500 रुपया या 100 या 1000 रुपये मिनिमम जमा राशि के साथ ये अकाउंट खुलता है। बीच में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ये फ्री बैलेंस में, जीरो बैलेंस में भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं। तो आप कोई भी आम जनता, आम पब्लिक जाकर के बैंक में क्या खोल सकती है, बचत खाता खोल सकती है। इसमें बैंक सबसे कम दर पर ब्याज देती है, जिसका आज के डेट में मिनिमम 3 से 4% के बीच में इसमें रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर इसमें आपको चेक की सुविधा लेनी है तो मिनिमम 1000 रुपये आपका बैलेंस होना अनिवार्य है, तो आप चेक की सुविधा भी आपको बैंक इसमें देती है। तो आप जब चाहें इसमें आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा बैंक में होता है आपका करेंट अकाउंट, जिसको हम चालू खाता कहते हैं, करेंट अकाउंट कहते हैं। ये व्यापारी वर्ग के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है और फर्म के लिए होता है। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम 10,000 रुपीज डिपॉजिट करना होता है। ये 10,000 रुपए से ये अकाउंट क्या होता है, ओपन होता है। और इसमें बैंक आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है। एक सुविधा होती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, बैंक से आप अपने लिमिट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बैंक में आप कभी भी कितने भी चेक डिपॉजिट कर सकते हो और कितने भी चेक विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप बैंक से सर्विस लेना चाहते हो, लॉकर की फैसिलिटीज है, या किसी पार्टी के बारे में जानकारी लेना है, या LIC प्रीमियम देना है, या रेंट पे करना है, तो ये सब सुविधाएं भी आपको बैंक देती है। और इन सब सुविधाओं के बदले में बैंक आपसे अनुषांगिक चार्जेस लेती है, अनुषांगिक व्यय लेती है, इंसिडेंशियल चार्जेस लेती है। आपको करेंट अकाउंट में बैंक किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देती है। हाँ, उस कंडीशन में इंटरेस्ट देती है जब वो बताती है कि आपको मिनिमम 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से कम कभी नहीं होना है, तो उस मिनिमम बैलेंस में आपको इंटरेस्ट देगी, अन्यथा आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। बल्कि बैंक कंज्यूमर से क्या लेती है, चार्जेस लेती है। तीसरा अकाउंट हमारा होता है स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अगर हमारे पास एक निश्चित धनराशि है जो हमको वर्तमान में उसकी आवश्यकता नहीं है, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल, तो हम क्या कर सकते हैं, उस राशि को बैंक में FD करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। बैंक वर्तमान में सबसे ज्यादा ब्याज दर इसी में देती है। वर्तमान में ब्याज दर 8 से 9% के बीच में चल रहा है। और आप अगर बीच में अगर ये पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको जो जमा धनराशि पे जो ब्याज मिलना है वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा। हाँ, आप मैच्योरिटी डेट पे अगर आप लेते हो तो बैंक आपको जमा राशि विद ब्याज आपको क्या करती है, रिटर्न्स करती है। चौथा अकाउंट हमारा होता है आवर्ती जमा खाता, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट्स में हमको अगर मान लीजिए मुझे आज से 2 साल के बाद मुझे अपने बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है, या MBA कराना है, या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, आज से 2 साल के बाद 1.5 लाख के आसपास की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं चाहूं तो अभी से बैंक में गया और मैंने मिनिमम 5,000 रुपए हर महीने से एक रिकरिंग आवर्ती जमा खाता खोल लिया, जिसमें मैं हर महीने 5-5 हजार रुपए जमा करता हूं।
तो एक साल का मेरा 12 60,000 होता है। 2 साल में मेरा कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए, प्लस मुझे इसमें 10,000 से 15,000 के बीच में बैंक मुझे क्या देगी? ब्याज देगी। तो इस तरह से 2 साल के पश्चात मुझे 1,35,000 समथिंग राशि मिल जाएगी, जिससे मैं अपने आसानी से अपना जो भी वर्क है, काम है, मुझे बच्चों का एडमिशन कराना है या शादी ब्याह कराना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई भी काम मैं आसानी से कर सकता हूं। तो इस सुविधा का लाभ लेकर के हम क्या कर सकते हैं? बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक 4 प्रकार के अकाउंट से लोगों का धन अपने बैंक में जमा करवाती है और आवश्यकता अनुसार बैंक क्या करती है? लोन के रूप में, ऋण के रूप में वितरित करती है। अगर किसी को कार लोन चाहिए, किसी को मकान बनाने के लिए ऋण चाहिए, किसी को व्यवसाय का करना है तो उसके लिए ऋण चाहिए, तो बैंक क्या करती है? ज्यादा दर पर 10 से 12%, 8%, 11% ब्याज दर पर हमको लोन देती है और उससे जो ब्याज मिलता है वही ब्याज इन जो चालू खाते हैं उन पे वो क्या करती है? उनको ब्याज का वापस करती है। तो इस प्रकार बैंक की ड्यूटीज होती है। हम व्यापारी हैं, हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमको बैंक में क्या करना पड़ेगा? बैंक में जा करके अकाउंट खोलना पड़ेगा और पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हम गए, हमने कहा कि भाई मुझे बैंक में अकाउंट खोलना है, मेरा व्यवसाय है, तो बैंक ने कही कि आपका करंट अकाउंट ओपन होगा। आप जो करंट अकाउंट ओपन करने का जो फॉर्म होता है आप उसको फिलअप कर दीजिए और साथ में 10,000 रुपए जमा कर दीजिए, तो आपका बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। तो मैंने जाकर के स्टेट बैंक में अकाउंट खोला। तो पहली बार मैं लिखूंगा स्टेट बैंक करंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बैंक में मैंने स्टेट बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया, कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से। तो 10,000 रुपए की मैं अपने पास क्या करूंगा? एंट्री करूंगा। जब अगली बार जब मैं पैसा जमा करूंगा तो मेरा नेचुरल है कि मैं स्टेट बैंक में अकाउंट खोला हूं, करंट अकाउंट खोला हूं, तो वहीं पैसा जमा करूंगा, वहीं से निकालूंगा। तो मुझे बार बार बैंक का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट बैंक करंट अकाउंट ना लिख करके उसके बदले में केवल मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा तो भी मेरा काम चलेगा। अब मुझे बैंक से कार्यालय उपयोग हेतु राशि निकालना है। मुझे अपने दुकान का किराया देना है या अपने सर्वेंट की सैलरी देनी है या मुझे अपने स्टेशनरी खरीदना है या दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा। तो जब मैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए, अपने बिजनेस उपयोग के लिए विड्रॉ करूंगा, तो उस समय जो पैसा निकालूंगा पहले मेरे ऑफिस में आएगा, तिजोरी में आएगा, उसके बाद मैं खर्चा करूंगा। इसलिए जब भी मेरे पास बैंक से या कार्यालय उपयोग के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा? पैसा मेरे पास कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, और मुझे किसने पैसा दिया है? बैंक ने दिया है। तो टू क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। और कितना रुपए मैंने निकाल लिया? 5,000 रुपए मैंने ऑफिस उपयोग के लिए निकाला। अब मुझे बैंक से स्वयं के उपयोग के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे घर के भी खर्चे देने हैं, मेरे को अपने बेटे के कॉलेज की फीस देना है, या मुझे अपने घर का रेंट देना है, या अपने घर के लिए किराना सामान लाना है। तो इसके लिए मैं कहां से पैसा निकालूंगा? बिजनेस से निकालूंगा। और मेरे बिजनेस में मेरे तिजोरी में उतना पैसा नहीं है, तो मैं कहां से विड्रॉ करूंगा? बैंक से विड्रॉ करूंगा। जैसे ही मैं बैंक से विड्रॉ करूंगा तो ये पैसा कहां आएगा? मेरी जेब में आएगा, ओनर के जेब में जाएगा। तो इसलिए ओनर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया और देने वाला कौन है? बैंक है। तो इस प्रकार से मैंने अपने घर के उपयोग के लिए 2,000 रुपए क्या किया? बैंक से विड्रॉ किया हूं। तो जब भी बैंक से मैं कैश विड्रॉ करूंगा, कब के लिए? घर के लिए, स्वयं के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उस समय यहां पे क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू बैंक होगा। अब हम यहाँ पे चेक के थ्रू व्यापार करते हैं, चेक के माध्यम से लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तब ऐसी स्थिति हम चेक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे चेक द्वारा व्यवहार हम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ चेक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी चेक और दूसरा होता है क्रॉस चेक, साधारण चेक, और दूसरा होता है रेखांकित चेक। तो जो ऑर्डिनरी चेक होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक चेक का फॉर्मेट बनाया हूं, यूको बैंक का चेक है, यूको बैंक का नाम लिखे रहेगा, डेट रहेगा जिस दिन आप चेक इश्यू कर रहे हो या चेक मिल रहा,
और पे टू किस पार्टी के नाम से चेक काट रहे हो, अमाउंट कितने रुपए का चेक काट रहे हो, और वर्ड में आपने 1000 का चेक काटे हो तो 1000 रुपीज। यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट नंबर प्रिंटेड रहता है और सिग्नेचर, तो जो व्यापारी जो व्यक्ति चेक इशू करता है वो अपना क्या कर देता है, सिग्नेचर कर देता है। तो ये जो बोर्ड में चेक बना है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी चेक बोलते हैं, साधारण चेक। अगर इसी चेक को में, तो पहले ऑर्डिनरी चेक को हम समझ लें, तो ऑर्डिनरी चेक जो होता है, साधारण चेक जो होता है, उसमें एक सबसे बड़ी सुविधा होती है कि वो क्रॉस नहीं किया हुआ है, ऑर्डिनरी चेक है। तो जैसे ही मान लीजिए मुझे रमेश से चेक मिला, तो उस चेक को मैं जिस बैंक का चेक है उस बैंक में जाऊंगा और काउंटर में जाऊंगा, कैश काउंटर में, वहां जाकर के मैं चेक दूंगा। तो जो काउंटर में बैठा क्लर्क है मुझे कहेगा कि काम कीजिए, इस चेक के पीछे में अपना नाम लिख दीजिए और साइन कर दीजिए, और वो मेरे को पेमेंट कर देता है। अगर मान लीजिए वो मेरे नाम से चेक था लेकिन मैंने अपने बेटे को भेज दिया, तो मेरे बेटे को भी बैंक काउंटर में पेमेंट कर दिया। अगर मैंने अपने बेटे के स्थान पे मैंने अपने सर्वेंट को भेजा, तो सर्वेंट को भी पेमेंट कर दिया। मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा उसको बैंक क्या करती है, ऑर्डिनरी चेक में पेमेंट कर देती है। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये नगद पैसा माना जाता है, कैश के रूप में माना जाता है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूं, 2 लाइन खींच दूं, तो ये बन गया क्रॉस चेक बन गया। अब किसी पार्टी ने मेरे को क्रॉस चेक दिया है, तो मैं उस बैंक में गया, काउंटर में गया, बोला कि मुझे पैसा चाहिए। तो वहां जो काउंटर में जो बैठा क्लर्क है वो कहता है क्या आपका बैंक में अकाउंट है? मैंने कहा हाँ। तो बोले एक काम कीजिए, इसको जिस प्रकार से कैश जमा करते हैं बैंक में, उसी प्रकार फॉर्म फिलअप करके आप बैंक में क्या जमा कर दीजिए, चेक जमा कर दीजिए, और 3 दिन के बाद आके पता लगा लीजिए आपके खाते में पैसा आ जाएगा और उसके बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि क्रॉस चेक होगा तो किसी भी व्यक्ति को पेमेंट नहीं होगा। हर कंडीशन में जिसके नाम से एक अकाउंट है उसी के अकाउंट में बैंक में जमा होगा। मतलब आप मेरी ओर से बैंक रिसीव करेगी, तो बैंक काउंटर में कैश रोकने के लिए ही चेक को क्या कर दिया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं क्रॉस चेक कहते हैं। जैसे मान लिया हम ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक से हमको पेमेंट मिल रहा है, रमेश से चेक प्राप्त हुआ 2000 रुपए, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश ₹2000। अब रमेश से हमको चेक रिसीव हुआ है और यहां पे हमको नहीं बताया है कि क्रॉस चेक या ऑर्डिनरी है, तो कुछ नहीं बोला है, तो उसको क्या मान के चलते हैं, ऑर्डिनरी चेक मानते हैं। और जब भी ऑर्डिनरी चेक मिलेगा तो उसको कैश रिसीव मानते हैं, कैश मिला मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कैश अकाउंट DR और टू रमेश क्या कर देंगे, टू रमेश। आपको मिला चेक है लेकिन आप उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, टू रमेश, क्योंकि आप उसको बैंक से क्या मान लिया जाता है कि आप बैंक जाकर के उसको इनकेस करा चुके हैं। अब उसके बाद बोलता है श्याम से चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा किया, चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मुझे चेक मिला, चाहता तो मैं बैंक से इनकेस करा सकता हूं, लेकिन मुझे वर्तमान में पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया। जब मैं बैंक में जमा करूंगा तो मैंने तो कैश लिया नहीं हूं, मेरी ओर से किसने लिया, बैंक ने लिया है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक पाने वाला है। और टू आपको किसने दिया, श्याम ने दिया, तो टू श्याम। इस तरह से 3000 रुपए आपको श्याम से जो मिला है वो आपने ले जाके क्या कर दिए, वो बैंक में जमा कर दिया, आपने कैश के रूप में विड्रॉ नहीं किया। ठीक उसी प्रकार बोलता है मोहन से रेखांकित चेक प्राप्त हुआ, कैश चेक रिसीव फ्रॉम मोहन फॉर क्रॉस चेक। आपको क्या मिल गया, क्रॉस चेक मिला है। और मैंने पहले ही बताया हूं कि क्रॉस चेक मिला है तो आपको हर कंडीशन में, हर स्थिति में आपको ले जाके बैंक में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक आपको नकद पैसा नहीं देगी। तो इसलिए इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू मोहन। आपको मोहन से क्या मिला, क्रॉस चेक मिला। ठीक इसी प्रकार हमको बोलता है रमेश का पुराना चेक बैंक में जमा किया, बैक डेट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हुआ क्या, ये मान लीजिए रमेश जो था, हमको फ्राइडे की बात है, शुक्रवार की घटना थी,
फ्राइडे की बात थी, हमने रमेश जैसी चेक मिला पार्टी से, मालिक ने कहा अपने प्यून को, नौकर को, एक काम करो यार, तुम लंच में जाओगे तो इस चेक को इनकेस करा के ले आना, क्योंकि मालिक को ही मालूम है कि वो बैंक किसी को भी पैसा दे देगी। नौकर ने कहा यस सर बोला, और वो लंच में चला गया। किसी कारणवश उसको व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ गया, तो उस दिन वो बैंक से या घर से वापस नहीं आया। तो मालिक सोच रहा है कि पैसा किसके पास रखा हुआ है, प्यून के पास रखा हुआ है, क्योंकि प्यून चेक लेके गया है इनकेस कराने के लिए। सेकंड डे क्या पड़ गया, ऑफिस बंद हो गया, सेकंड सैटरडे पड़ गया, फिर उसके बाद संडे आ गया। जब मंडे को प्यून जब कहाँ आया, ऑफिस में आया, सबसे पहले मालिक ने पूछा मैंने तुमको 2000 का चेक दिया था इनकेस कराने के लिए, ले आए क्या? तो वो कहता है सर मैं गलती से चेक ले जाना भूल गया, वो चेक मेरे रजिस्टर में ही दबे रह गया। इसका मतलब आपने यहां पर रमेश का जो चेक प्राप्त हुआ था, आपने कैश अकाउंट या टू रमेश लिख चुके हो, लेकिन उस दिन आपने चेक को इनकेस नहीं कराया हो, न तो चेक बैंक में जमा हुआ है, तो आपके कैश में 2000 रुपए क्या होगा, कम होगा। तब ऐसी स्थिति में अब उस रमेश के चेक को आप मंडे को बैंक में जमा कर रहे हो, तो मतलब वो क्या हो गया, बैकडेट चेक हो गया, 2 दिन पहले मिला है। तो बैकडेट चेक को जब बैंक में जमा करोगे तो ये मान के चलोगे कि बैंक में आप नकद जमा कर रहे हो, कैश जमा कर रहे हो, तो उसके लिए आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR टू कैश और 2000 रुपए। तो इस तरह से आप बैंक में जमा कर रहे हो चेक को, लेकिन शो क्या करना है आपको, कैश, क्योंकि यहां पे आपको कैश आया दिखाया था 2 दिन पहले। क्या कैश आया था, क्या नहीं आया था? यहां पे क्या दिखा दे रहे हो, कैश आपने बैंक में जमा कर दिए, क्या किए, क्या नहीं किए। तो चेक यहां डेबिट हो गया और यहां क्रेडिट हो गया, डेबिट और क्रेडिट हो गया, क्रॉस होकर कट गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट DR टू रमेश। तो इस प्रकार क्या हुआ, रमेश का चेक अपने आप बैंक में क्या हो चुका है, जमा हो चुका है, बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको कहा जाता है बैक डेट चेक। पुराना चेक बैंक में जमा करने पर उस समय जिस प्रकार से नगद जमा करते हैं वही एंट्री पास की जाती है, बैंक अकाउंट DR टू कैश। अब हम यहां देखते हैं चेक से भुगतान करने पर, चाहे आप किसी भी पार्टी को चेक से भुगतान कर रहे हो, चाहे आप ऑर्डिनरी चेक से भुगतान करो, चाहे आप क्रॉस चेक से भुगतान करो, आप बैंक को आदेश देते हो कि इस पार्टी को आप इसका भुगतान कर दीजिएगा। तो इसलिए हमेशा देने वाला कौन होगा, बैंक होगा, और जिसको आप चेक इश्यू कर रहे हो पाने वाला हो जाएगा। जैसे हमको पता है कमल को चेक से भुगतान किया, चेक इशू बाय कमल या चेक पेड बाय कमल, चेक से आप क्या कर रहे हो, कमल को पेड कर रहे हो, तो यहां पे कमल क्या हो गया, पाने वाला हो गया। तो कमल अकाउंट क्या हो जाएगा, DR, और देने वाला कौन हो गया, बैंक। तो इस तरह से आपने कमल को 1000 रुपए चेक से भुगतान किए हो, चाहे ऑर्डिनरी चेक हो चाहे सिंपल चेक। ठीक उसी प्रकार वेतन या किराया चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो उस समय आप क्या करोगे, सैलरी हम लॉस है, तो सैलरी अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि आप बैंक को आदेश कर रहे हो कि सामने वाले को सैलरी का 1000 पेमेंट कर दिया जाए। या आप रेंट पेमेंट करते हो, सैलरी की जगह क्या आ जाएगा, रेंट, तो रेंट अकाउंट DR टू बैंक। तो पेमेंट करना बहुत आसान है, जहां टू कैश लिखते थे, नकद लिखते थे, वहां पे आप क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। इसके अलावा एक तो हमारी एंट्रीज होती है। अब हमारे यहाँ पे हमने जो चेक था, क्रॉस चेक था हमारा, हमने उसको बैंक में जमा किए थे और वो चेक क्या हो गया, हमारा बाउंस हो गया। क्या हो गया, हमारा चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब क्या होता है, डिसऑनर होना, डिसऑनर, अनादरित होना। तो हमारा यहां जो हमने चेक जमा किए थे, क्रॉस चेक मोहन का, तो मोहन का चेक अनादरित हो गया, डिसऑनर हो गया। तो मैंने मोहन का चेक बैंक में ले जाकर जमा किया था, बैंक ने कही थी भी 5 दिन के बाद आके पता लगा लेना। मैं 5 दिन के बाद जब पासबुक में एंट्री कराने गया तो देखा एंट्री नहीं हुई। तो मैंने वहां क्लर्क को पूछा, सर मैंने ये चेक इस तारीख को जमा किया था, मेरे अकाउंट में नहीं आया। फिर उस रजिस्टर को उसने, अपना क्लर्क ने रजिस्टर पलट के देखा और उसने बताया कि आपका ये चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया है।
डिश ऑनर हो गया है, सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं है, इसलिए चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया है। तो इस तरह से बैंक आपको क्या करेगी, चेक वापस कर देगी और साथ में आपके अकाउंट से 100 रुपए चार्जेस भी लगाएगी। तो जैसे ही आपको चेक वापस करेगी, आप उस चेक को लोगे और किसको वापस कर दोगे, मोहन को वापस कर दोगे। तो पाने वाला कौन हो गया, मोहन। पार्टी को डेबिट करेंगे और आपको किसने दिया, बैंक ने दिया, तो बैंक। तो जो मोहन का चेक बाउंस हुआ था वो क्या हो जाएगा, पार्टी डेबिट हो जाएगी और टू बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अगर आपको बैंक जमा पर ब्याज देती है, बैंक से जमा पर इंटरेस्ट मिलने पर, ब्याज प्राप्त होने पर, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और टू इंटरेस्ट, तो बैंक ने आपके जमा खाते पे 3 महीना 6 महीने में काउंट करके आपको ब्याज दी है। ठीक उसी प्रकार होता है बैंक द्वारा बैंक चार्जेस लगाने पर, बैंक क्या करती है, बहुत सारी सर्विस देती है आपको, तो उस संबंध में आपसे क्या लेती है, चार्जेस लेती है बैंक द्वारा चार्ज लगाने पर। तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो उस समय होगा बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो आपको बैंक ने 1000 रुपए लॉकर का, एटीएम चार्जेस का, चेक बुक का, कोई भी चार्जेस लगा सकती है, तो इस तरह से चार्ज करती है। तो ये तो क्या था बच्चों, आप लोग का बैंक संबंधित जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उसके संबंध में क्या किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। तो आपको अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताऊंगा, जीएसटी किस प्रकार से लगाया जाता है। तो बच्चों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो की आपको क्या मिल सके, सूचना मिल सके। और साथ ही मेरी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पर्सनल ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे 9827178501 पे कांटेक्ट कर सकता है। नमस्कार।